जिस जगह में बैठे हो वहाँ फ्री में तो नहीं बैठे, तो अपना वसूली भी लगे रहते हैं सर, उसको आप इनकार नहीं कर सकते हो आज की तारीख में। कोई 25 से 1 लाख रुपए की चर्चा होती है कि 20 लाख 25 लाख देते हैं, क्या आप के समय ऐसा कुछ आपको जानकारी थी क्या? सर इन चीज़ों से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। उच्च पद में बैठा हुआ व्यक्ति जैसे जिला शिक्षा अधिकारी है, विकासखंड शिक्षा अधिकारी है, यदि एक कनिष्ठ व्यक्ति को बिठा दिया जाए जिनके पास अनुभव की कमी है, वरिष्ठता की कमी है, तो वो आदमी वो रिजल्ट नहीं दे पाता। सर युक्तिकरण अगर ईमानदारी से किया जाता तो समस्याएं कुछ हद तक सॉल्व होती। जिनका ट्रांसफ़र होना था युक्तिकरण के तहत दूसरे स्कूल भेजना था, वो नहीं जा पाए। मंत्री के पीए या विधायक के पीए ये उस गति को लाते हैं कि अनेक जांच में वो उनके नाम का प्रयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में एक भी फुल फ्लैज जिला शिक्षा अधिकारी नहीं है। शिक्षा विभाग में मॉनिटरिंग की बहुत आवश्यकता है सर, और ईमानदारी की बड़ी आवश्यकता है। नमस्कार, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 23,000 करोड़ के बजट वाले शिक्षा विभाग के 2 महानुभाव मेरे साथ हैं, जो पहले कभी प्रधान पाठक थे और आप व्याख्याता थे। मेरे साथ हैं नेमराज वर्मा जी, जो हाल में ही व्याख्याता पद से रिटायर्ड हुए हैं और हेडमास्टर रहे। रुद्रनारायण सिन्हा जी, इन्हें तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, विसिल ब्लोअर हैं। अंदर खाने की वो सारी बातें जो शिक्षा विभाग के 2.25 लाख से ज़्यादा शिक्षकों से जुड़ी हुई है। 52 लाख से ज़्यादा बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे जिनके कंधों पर भारत का भविष्य टिका है। सर, आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज उनसे कुछ गंभीर बातें होगी, अंदर खाने की वो बातें जिसे आपको जानना समझना जरूरी है। भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है, देश के भविष्य से जुड़ी हुई है, और ये सब कुछ हो रहा है सरकार कोई भी हो, सिस्टम में बैठे हुए कुछ बेईमान लोगों के कारण भारत के भविष्य को खतरा है। सर, सबसे पहले मैं आपसे मूल प्रश्न पे आता हूँ। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में एक भी फुल फ्लैज जिला शिक्षा अधिकारी नहीं है। जो प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बनाए गए हैं उन्हें माथा देखकर चंदन लगाया गया है, उनके लिए कोई लॉटरी नहीं निकाली गई, कोई मुहूर्त देखा नहीं गया, जो चेहरा पसंद आया उसे बना दिया गया। सर, क्या पैमाना होता है और कैसे ईमानदारी से इस तरह के प्रभार वाले शिक्षा अधिकारी काम करते हैं? सर, आपका विषय एकदम सही है। इस विषय में माननीय हाईकोर्ट ने भी शासन को बहुत सारे निर्देश दिए हुए हैं। उसी के पालन में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर रामेश्वर जायसवाल को हटाया गया, और ऐसे आज भी ऐसे प्रकरण बने हुए हैं, उसमें ना तो वरिष्ठता का पालन होता है ना कनिष्ठता का पालन होता है, लेकिन एक जुगाड़मेंट तंत्र का उपयोग होता है सर इसमें। सर, जो आपने जुगाड़मेंट बोला और खासकर वरिष्ठ कनिष्ठ की बात की, तो मुझे याद आया कोई 25 से 1 लाख रुपए की चर्चा होती है कि 20 लाख 25 लाख देते हैं, क्या आप के समय ऐसा कुछ आपको जानकारी थी क्या? सर इन चीज़ों से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर योग्यता को किनारे कर दिया जा रहा है, वरिष्ठता को किनारे कर दिया जा रहा है, तो कोई ना कोई बात है उसके अंदर। मैं इसको अपने मन से भी स्वीकार, अपने आत्मा से भी स्वीकार करता हूं कि ऐसा भ्रष्टाचार है जो बच्चों के हित के लिए नुकसानदायक है। अब कमीशन खोरी तो कोई बिल या चेक देखकर तो होती नहीं है। सर, आप हाल में रिटायर्ड हुए हैं, जुलाई में शायद आप रिटायर्ड हुए हैं। अप्रैल में रिटायर्ड हुए हैं। नेमराज वर्मा जी एक चर्चित नाम है, दुर्ग जिले के कई स्कूलों में इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और एक ईमानदार शिक्षक के रूप में इनकी खासी चर्चा होती है। नेमराज जी, आप विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, मुझे थोड़ा दिल खोल के बताएंगे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार किस तरह से प्रभावित कर रहा है पूरे शिक्षा तंत्र को? भ्रष्टाचार का तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो व्यवस्था है, जूनियर लोगों को उच्चाधिकारी के पद पर बिठा दिया जाता है, ये बातें जो है, जब एक उच्च पद में बैठा हुआ व्यक्ति जैसे जिला शिक्षा अधिकारी है, विकासखंड शिक्षा अधिकारी है, यदि एक कनिष्ठ व्यक्ति को बिठा दिया जाए जिनके पास अनुभव की कमी है, वरिष्ठता की कमी है, तो वो आदमी वो रिजल्ट नहीं दे पाता जो बच्चों तक मिलना चाहिए। उनके कारण स्कूलों में भी जो शिक्षक होते हैं, जैसे एक ऐसा व्यक्ति जिला शिक्षा अधिकारी बन जाए जिनके अंडर में 90% उनसे वरिष्ठ प्राचार्य बैठे हुए हैं जिले में, तो एक स्वाभाविक रूप से एक व्यवहारिक दिक्कत होती है। और ऐसी भी जानकारी मिली है कि नियमित रूप से निरीक्षण नहीं होता, क्योंकि जब नीयत सही नहीं होगी तो निरीक्षण कहाँ से होगा। दुर्ग शहर का एक बोरसी एक स्थान है, वहाँ पे मैं रुद्रनारायण सिन्हा सर के साथ ग्राउंड जीरो पर गया था। हम समझने की कोशिश कर रहे थे आखिर कैसे 2013 की 54 लाख की बनी हुई एक बिल्डिंग
जिस पे हर साल मेंटेनेंस का खर्चा होता है, लेकिन 2013 से लेकर 26 तक यानी आज की तारीख तक उस बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ। वो 1 लाख रुपए का बंदरबाट हो रहा था सिर्फ निरीक्षण के अभाव में, और हमने जब कोशिश की तो वहाँ पर अभी फ़िलहाल काम शुरू हो गया है और उम्मीद की जा रही कि बहुत जल्दी वो बिल्डिंग जो खंडर होते जा रही थी वहाँ शिक्षकीय माहौल निर्मित हो पाएगा। सर आप मुझे बताइए कि ये निरीक्षण जो नहीं होता है, क्या कारण होता है कि जबकि इनकी ड्यूटी होती है, तनख्वाह तो इसी बात की मिलती है? जी हाँ, तनख्वाह इसी बात की मिलती है, ये बात सही है सर। बहुत सारे काम हैं, शासन के निर्देश हैं कि हर हफ्ता 2-3 स्कूल को जांच किए करे प्रत्येक अधिकारी, लेकिन वो उसका पालन नहीं करते और वो उसके बदले अपना समय दूसरी चीज़ों में खर्च करते हैं। वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए खर्च करते हैं, अब अपने लिए, क्योंकि वो जिस जगह में बैठे हैं वहाँ फ्री में तो नहीं बैठे हैं, तो अपना वसूली भी लगे रहते हैं सर। उसको आप इनकार नहीं कर सकते हो आज की तारीख में। थोड़ा खुल के बताएंगे सर, वसूली किस तरह की? वसूली, आज शिक्षक जो है ना अपने अधिकार से वंचित है सर। उसको अवकाश के लिए तकलीफ होती है, उसके अपने जीपीएफ लेने के लिए तकलीफ होती है उसको सर। रिटायरमेंट के बाद में अनावश्यक रूप से साल भर लोगों को परेशान करते हैं सर। ये एक अच्छी बात नहीं है सर। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का एक बड़ा समय 30 साल से 40 साल के बीच की अवधि दिया हो और उसको समय पे पेंशन नहीं मिले। एक बहुत गहरी बात आपने रखी कि जब समय पर सुविधाएं नहीं मिलेगी तो जब शिक्षक परेशान रहेगा तो वो अपना 100% स्टूडेंट को कैसे देख पाएगा? यदि कोई बस चालक यदि बीमार हो जाए या कोई तकलीफ में रहे तो पूरी सवारी की हालत कैसे होगी? जब शिक्षकों को सही सुविधाएं नहीं मिलेगी, उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, तो निश्चित रूप से इसका असर बच्चों पर होगा। या गहराई से समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में जो मौजूदा सरकार है उसके मंत्री हैं गजेंद्र यादव, युवा हैं, बहुत बाद में इन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन इनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। और अभी आप कैसे देख पा रहे हैं, अभी आप हाल में रिटायर्ड हुए हैं, इनके कार्यकाल को शुरुआत में ही बहुत कह पाना जल्दबाजी होगा, फिर भी अन्य जो अभी तक के जो आते थे, जो और भी जो नेता देखने को मिलता था, उनसे तो इनका काम थोड़ा ठीक दिख रहा है और शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक हैं। दुर्ग में भी बहुत सारे बजट इन्होंने दिया हुआ है स्कूलों के उन्नयन के लिए। बाकी छत्तीसगढ़ का मुझे जानकारी नहीं है, पर एक बात तो यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि कनिष्ठ और वरिष्ठ इसको ध्यान में रख करके ही जिम्मेदारी लोगों को दे दी चाहिए। 15 अगस्त को रायपुर के परेड ग्राउंड पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की। मुझे अच्छी तरह से याद है, फरवरी 2024 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। हालांकि कैबिनेट से वो प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ था। जिन भी राजनीतिक कारणों से बृजमोहन अग्रवाल जी ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों के सामने बात रखी थी, मौके पर हम भी मौजूद थे, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसी कोई कैबिनेट की फ़िलहाल योजना नहीं है। हालांकि शासन की ओर से फ़िलहाल नए शिक्षकों की भर्ती की जा रही है और जैसा कि एक अनुपातिक आंकड़ा हमारे पास है कि पूरे देश में 26:1 में शिक्षक और स्टूडेंट हैं, यानी 26 बच्चों के पीछे एक शिक्षक है। छत्तीसगढ़ के बारे में जुलाई 2024 में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। उस समय शिक्षा मंत्री का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री के पास था। तब बताया गया कि 21:1 का मामला छत्तीसगढ़ में है, यानी 21 स्टूडेंट के ऊपर एक शिक्षक। सर, इस आंकड़ों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी वैसे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन व्यवहारिक चीज़ों को आप अच्छे समझते हैं। आप हाल में रिटायर्ड हुए, क्या वाकई शिक्षकों की कमी है जो भर्ती की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? जैसे कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती की पहले घोषणा भी की जा चुकी थी। देखने में तो लगता है कि कमी है, क्योंकि जिस स्कूल में भी अपन देखते हैं तो अधिकांश स्कूलों में पद रिक्त है। इसका अर्थ है कि शिक्षकों की कमी है। दूसरा एक समस्या ये भी है कि आजकल संकुल जो बनाया गया है वो बहुत छोटे छोटे संकुल बनाए हैं और हर संकुल में एक संकुल समन्वयक दे दिया गया है। वो संकुल समन्वयक को भी क्लासेस लेने की जिम्मेदारी है, किंतु देखने में ये आता है कि वो संकुल समन्वयक क्लासेस नहीं लेते हैं। तो वो ज़्यादातर वो ऑफिस में ही, ऑफिस वर्क में ही लगे रहते हैं। बीओ ऑफिस में, बीआरसी यूआरसी ऑफिस में वो ज़्यादातर वहीं पे संलग्न रहते हैं, वहीं ज़्यादा अपना समय बिताते हैं। शिक्षकों की कमी की बात कर रहे हैं। शासन स्तर पर कोशिश की गई थी कि युक्तियुक्तकरण के माध्यम से या अतिशय शिक्षक हैं उनका समायोजन किया जाए और इस समायोजन के बाद एक हल निकाला जाए। क्या हल निकल गया या युक्तियुक्तकरण को आप सार्थक समझते हैं? सर, युक्तियुक्तकरण अगर ईमानदारी से किया जाता तो समस्याएं कुछ हद तक सॉल्व होती,
अभी हमारे यहाँ एक प्रकरण आया था सर। ईमानदारी से नहीं हुआ तो मतलब बेईमानी से हुआ। हाँ, उसमें भ्रष्टाचार हुआ और अनेक लोग जो है उसमें जिनका ट्रांसफ़र होना था युक्तिकरण के तहत दूसरे स्कूल भेजना था, वो नहीं जा पाए। ऐसे शिक्षकों की एक बड़ी संख्या दुर्ग ज़िले में है। इस राज्य में 33 ज़िले हैं। अगर हम सभी जगह का देखेंगे तो आपको पूरी गड़बड़ियाँ आपको स्पष्ट सामने आ जाएगी। और ऐसे अनेक मामले आज भी जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पेंडिंग है, संयुक्त संचालक के कार्यालय में भी पेंडिंग है सर, और वर्तमान में एक जांच चल रही है सर, जो बहुत ही गंभीर विषय है कि उस शिक्षिका का राजनांदगांव जिले में ट्रांसफ़र हो गया था और वो अटैचमेंट में शांति नगर भिलाई में पदस्थ थी। उसको 1 साल तक शासन से विभाग में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से वेतन मिला और उसकी जांच चल रही है, लेकिन वो जांच इतनी धीमे गति से चल रही है कि पता नहीं वो कब तक जांच वो पूरी होगी। तो इस तरह से जो विसंगतियाँ आ रही हैं, इसके अलावा आपने जब बात की कि यहाँ कुछ बेईमानी होती है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, तो मुझे अच्छी तरह से याद आता है पिछली भूपेश बघेल सरकार के समय एक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर प्रेम सिंह साय टेकाम। इनके कार्यकाल में बिलासपुर के एक होटल में बैठकर पैसों की खुलेआम वसूली हो रही थी। मामला लाखों नहीं करोड़ों से ज़्यादा था। कई करोड़ रुपए वसूल किए गए और आरोपी पकड़े भी गए। बड़ी संख्या में निलंबन भी हुआ। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर एक बड़ी शिकायतें आ रही है कि 3.5 लाख तो कोई 4 लाख और 6 लाख का कोई फिगर सामने आ रहा है। ये बातें कोई प्रमाणित नहीं हैं क्योंकि ये सुबुगाहट है। हम मीडिया के लोग जब चर्चा करते हैं तो ये सच्चाई आम लोगों से भी सुनाई में पड़ती है और विभाग से जुड़े हुए लोगों से भी सुनाई में पड़ती है। ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग के खेल में किस तरह से बंदरबाट होता है, थोड़ा खुल कर बताएंगे आप? मुझे तो कभी मौका लगा नहीं है सर। आपको मौका नहीं लगा, आपके साथी तो कुछ होंगे। लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बिना ले दे होता नहीं है। आप एक ईमानदार शिक्षक के रूप में जाने जाते रहे, व्याख्याता रहे, प्राचार्य बन जाते हैं, लेकिन विसंगतियों के कारण इन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाया। आपका मामला भी न्यायालय में चलता रहा और आप जैसे और भी कई लोग, आपका अकेले का मामला नहीं था क्योंकि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ा विषय था। हाईकोर्ट और विभिन्न न्यायालयों के और विभिन्न फोरम में बातें चलती रही। जोड़ जुगाड़ की बात आती है और सैकड़ों हजारों की संख्या में विधायक, सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधियों के घरों में जब शिक्षकी कार्य करने वाले शिक्षकों का अटैचमेंट हो जाएगा और उसकी तनख्वाह शिक्षा विभाग से ली जाएगी तो ये विसंगतियां वहाँ भी निर्मित होती हैं। और ये जो वहाँ पोस्टेड होते हैं उनका जुगाड़ भी बड़ा तगड़ा होता है ऐसे लोगों का। जो निस्सहायक होता है वो खुद को मंत्री से कम भी नहीं समझता। जी हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे कुछ उदाहरण बताइए कि किस तरह से आपके विभाग को ये जुगाड़ वाले जो लोग हैं, जो जिला शिक्षा अधिकारी प्रभार में बन जाते हैं, जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बन जाते हैं। देखिए सर, आप जो बात कह रहे हैं वो तो काफ़ी सही है और दुखती रख पे हाथ रख दिया। हाँ, नहीं, दुखती रख पे नहीं है सर। इस समस्या में यदि आप मौन धारण करेंगे तो कभी भी इसका निराकरण नहीं होगा सर। और समाज में उन सारे लोगों को जो पदाधिकारी हैं विभिन्न चीज़ों को, उनको समाज के अंदर इस मामले में इन्वॉल्व होना होगा सर। ये आपके राष्ट्र का सवाल है, आपके राज्य का सवाल है। आपका राज्य तभी विकसित हो पाएगा सर, तभी आगे बढ़ पाएगा यदि बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो। और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने में सर ये पीए जो लोग हैं सर, जो मंत्री के पीए या विधायक के पीए, ये उस गति को लाते हैं कि अनेक जांच में वो उनके नाम का प्रयोग करते हैं, अपने बड़े जनप्रतिनिधियों का नाम करना, जबकि उन जनप्रतिनिधि को मालूम ही नहीं रहता है कि ऐसा कोई प्रकरण था। अभी भी हमारे यहाँ एक प्रकरण की जांच चल रही है सर, अभी भी, जिसमें किसी ने मोबाइल पे कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया था। ऐसे जांच को भी प्रभावित करने के लिए कुछ फ़ोन आए थे। कुछ व्यवहारिक बातें आप जो बता रहे हैं, इसके अलावा मैं समग्र शिक्षा पर यदि आता हूँ तो करीब 2000 करोड़ का बजट होता है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के अलावा अन्य भी दूसरे कई कार्य होते हैं, जहाँ शिक्षकों की ट्रेनिंग के अलावा बालिका शिक्षा और दर संख्याओं में वृद्धि जैसे तमाम विषय जुड़े रहते हैं। और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण के लिए जिन एजेंसियों को नियुक्त किया गया है, ये बेईमानी से भरपूर रहती है, क्योंकि ट्रेनिंग के नाम पर जिस तरह से राइस मिल का विजिट कराकर और उसे इंडस्ट्रियल टूर का नाम देकर लाखों रुपए का बिल जब बनाया जाता है, तो वहाँ समझना होगा वहाँ शिक्षा विभाग के कोई शिक्षक नहीं होते, बल्कि उन एजेंसियों के वो ट्रेनी होते हैं जिन्हें 20,000 रुपये की तनख्वाह दी जाती है। और इस 20,000 की तनख्वाह के लिए यदि ईमानदारी से जांच करवा ली जाए, 3 लाख रुपए देने पड़ते हैं। किसने लिए, किसको दिए, ये आने वाले समय में और नियुक्तियाँ होनी बाकी है। करीब 700-800 नियुक्तियाँ होनी बाकी है। कुछ समय पहले भी नियुक्तियाँ हुई थी। अब आप सोचिए 20,000 की तनख्वाह के लिए भला 3 लाख रुपए कौन देगा, लेकिन दिया जाता है।
और क्यों दिया जाता है, ये बात भी हर किसी को मालूम है कि ये जब 3 लाख रुपए दे करके आएंगे तो किस तरह से अपनी गुणवत्ता दे पाएंगे। सर, इस बारे में क्या कहना आपको बताइए। नहीं, देखिए सर, नौकरी की आवश्यकता है समाज में, आज परिवार को आवश्यकता है, और नौकरी किसी साफ़ सुथरे तरीके से आज मिलना बड़ा प्रॉब्लम है सर। तो आदमी 20,000 की नौकरी में ही नहीं, उससे भी अनेक छोटे छोटे नौकरियों में पैसा देता सर, है। इस प्रश्न का उत्तर मैं खोज रहा था, तो मेरी कुछ ट्रेनर से बात हुई जो ऑफ कैमरा ये बता रहे थे कि भाई तुम 20,000 रुपये के लिए 3 लाख रुपए कैसे रिश्वत देते हो। तो उनका साफ तौर पे ये कहना था, सर देखिए 4-5 घंटे का काम रहता है और बोलने की समाज में एक बात रहती है कि हम शिक्षकी कार्य से जुड़े हुए हैं, बाद में अपना कुछ कोचिंग और ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, तो इस तरह से किसी तरह गुजर बसर हो जाता है। ये व्यवहारिक सत्यता आपको कहाँ तक वाजिब लग रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि हरियाणा जैसे राज्य में ऐसे ट्रेनिंग शिक्षकों को जहाँ 38,000 रुपये तक दिए जाते हैं, कई राज्यों में 30,000 से ज़्यादा दिए जाते हैं, और छत्तीसगढ़ में इतनी कम तनख्वाह समग्र शिक्षा के लिए एजेंसी वालों को क्यों दी जाती है। यह हर राज्य का सर अपना पॉलिसी है, हर राज्य का अपना पॉलिसी है, और राज्य अपना इस पॉलिसी को डिसाइड करता है स्वयं, क्योंकि इस पर राज्य सरकार के पैसे खर्च होते हैं इसमें, और केंद्र सरकार के सहायता से जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें मापदंड रहता है, तो वहाँ ये वाली दिक्कत नहीं आती कभी सर भी। आप मुझे बताइए, समग्र शिक्षा को आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या वास्तव में जैसे इसका नाम है समग्र शिक्षा, तो ये समग्र शिक्षा दे भी पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, देने के लिए तो ये रचना हुई है, ये बहुत बात की रचना है, फिर भी बहुत दिन हो गया है, और समग्र शिक्षा में भी वही स्थिति है कि जो अधिकारी बनने के ललायत लोग हैं, ऐसे लोग जैसे भी तरह से वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, और शिक्षक को कितना समझते हैं कितना नहीं समझते हैं। अपनी खबर में मैंने 3 वहाँ के बड़े अधिकारियों का नाम बताया था जिनका ट्रांसफ़र हो गया है, जिसके विरुद्ध बाकायदा शिक्षा विभाग के संचालक ऋतुराज रघुवंशी की ओर से ये आदेश दिया गया था कि 7 दिनों के भीतर वो अपनी ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन ना तो आपके डायरेक्टर को मानते हैं, ना नियम को मानते हैं, और कुर्सी पर काबिज रहते हैं। क्या ऐसे लोग कानून से ऊपर हो जाते हैं? कैसा प्रभाव काम करता है इनके ऊपर? निसंदेह राजनीतिक प्रभाव ही होता होगा, उसके अलावा और क्या है। राजनीति के कारण ही लोग इस तरह के कार्य कर पाते हैं। जीवन भर इन दोनों ने शिक्षकी कार्य किया, शालीन है, भावनाएं काफ़ी कुछ कहती है, हर बातें शब्दों में नहीं समझाई जाती, कुछ तकलीफ़ें हैं जिसे समझना होगा। ये एक कोई सामान्य साक्षात्कार या प्रश्नोत्तरी नहीं है, बल्कि वो गहरा विषय है जो भारत और छत्तीसगढ़ की दशा दिशा तय करेगा। सिस्टम में बैठे हुए लोग यदि इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, ठीक सिस्टम में बैठे हुए लोग यदि इस कार्यक्रम को देख रहे हों, तो मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रार्थना है कि कृपया कर शिक्षा विभाग के ऐसे भ्रष्टाचार, और ख़ासकर समग्र शिक्षा जैसे विभाग में जहाँ बदहाली कायम है, पाठ्य पुस्तक की हकीकत भी हर किसी को मालूम है कि कैसे वर्ष 2024-25 में 96 रुपये किलो में ख़रीदा जाने वाला पेपर 78 रुपये में सिर्फ इसलिए ख़रीदा गया क्योंकि पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे जैसे लोग, जिन्होंने सप्लाई रेट कम करवाया और साफ तौर पर मेरे एक इंटरव्यू में ये बात को स्वीकार किया कि 35 से 40 करोड़ रुपए शासन के बच गए। ये 40 करोड़ रुपए बच गए एक उदाहरण मात्र है। 23,000 करोड़ का बजट है, न मालूम ऐसे कितने और अतिरिक्त पैसे खर्चा हो रहे होंगे। और आपने ग्रामीण स्कूल की बदहाली भी देखी होगी कि किस तरह से वहाँ बच्चों की पढ़ाई होती है जहाँ शिक्षक नहीं है। ये सारी बातों को लेकर सर आप अंतिम कमेंट चाहूँगा आपका कि आप कैसे देख पा रहे हैं शिक्षा विभाग में क्या सुधार होना चाहिए? शिक्षा विभाग में मॉनिटरिंग की बहुत आवश्यकता है सर, और ईमानदारी की बड़ी आवश्यकता है, और इसके लिए शासन, प्रशासन और आम शिक्षक तीनों को मिलकर जब तक सामंजस्य नहीं बनेगा और अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को अपना ग्राहक ना समझे, अपना शिक्षक समझे। बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने, ग्राहक ना समझे शिक्षक समझे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक बात है कि जब तक के मॉनिटरिंग अच्छी नहीं होगी, जब तक कि नीयत साफ नहीं होगी, अच्छी नीयत से ही अच्छी निरीक्षण होगा, और अधिकारी अपने शिक्षकों के हित में, शाला के हित में, बच्चों के हित में जब विचार करेंगे, उसके लिए योजना जो शासन की होती है उसको सही ढंग से क्रियान्वित करेंगे,
तो निश्चित रूप से उसका लाभ बच्चों को और समाज को मिलेगा। शिक्षकों को ग्राहक न समझा जाए, नियत से ही निरीक्षण जुड़ा हुआ है। ये काफ़ी गंभीर बातें उन व्यक्तियों ने कही जिन्होंने अपने जीवन के 3.5 दशक से ज़्यादा शिक्षकी जीवन के रूप में दिया। आज ये सेवानिवृत्त हो गए हैं, समाज को कुछ बेहतर दे रहे हैं। मेरा बार बार सिस्टम में बैठे हुए उन लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया इस पर सुधार करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, मैं चाहूँगा कि आप ऐसी कोशिश बराबर राष्ट्रबोध के इस जनमंच के साथ करते रहें, क्योंकि हमारा मानना ईमानदारी से कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार। नमस्कार।